आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। Marginal is altogether a different concept, a different approach as compared to the other costing technique which you have learned till date. Costing की basically दो approaches होते हैं. One is called absorption and the other is called marginal. एब्जॉर्प्शन अप्रोच ये कहता है कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सब प्रोडक्ट के खर्चे होते हैं, चाहे वो फिक्स खर्चा हो या वेरिएबल खर्चा हो, वो सब प्रोडक्ट का खर्चा है। अगर कंपनी फैक्ट्री का रेंट इंकर कर रही है तो वो भी प्रोडक्ट का खर्चा है। ऑफिस में मैनेजर को सैलरी दिया जा रहा है तो वो भी प्रोडक्ट का ही खर्चा है। कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस टेक्निक पे बनाया गया है कि जितने भी खर्चे एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में लगेंगे वो सारे के सारे खर्चे कहां डाल दिए जाएंगे? प्रोडक्ट पे। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट को हम एज इट इज जोड़ देते हैं और फिक्स कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हम रिकवरी रेट निकालते हैं और उसे प्रोडक्ट पे क्या करते हैं? चार्ज कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जो वेरिएबल खर्चा होता है सिर्फ वो प्रोडक्ट का खर्चा होता है, जो फिक्स कॉस्ट होता है वो प्रोडक्ट का खर्चा नहीं होता, वो पीरियड कॉस्ट होती है। पीरियड का मतलब समय, समय बीतता है इसलिए वो खर्चा लगता है। जैसे रेंट, रेंट एक फिक्स कॉस्ट है। अगर एक महीना बीतेगा तो 20,000 लगेगा, 2 महीना बीतेगा तो 40,000 रुपए लगेगा। समय बीतेगा तो वो खर्चा लगेगा, चाहे प्रोडक्ट बने या फिर न बने। इसलिए वो कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट का खर्चा नहीं होता, वो तो कैसा खर्चा है? पीरियड का खर्चा। तो फिर से रिपीट करते हैं, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कॉस्टिंग होते हैं। अभी तक आपने कॉस्टिंग में जितने भी चैप्टर किए थे, पता है वो कौन सा अप्रोच था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा कहां चार्ज कर दिया जाए? प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को। एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है? ऑल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट तो जितना आप इंकर करते हो प्रोडक्ट के लिए वो चार्ज कर देते हो, और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या करते हो? रिकवरी रेट चार्ज कर देते हो। फॉर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी रेट इज चार्ज टू प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जो प्रोडक्ट के खर्चे में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ती है? वेरिएबल खर्चे। और फिक्स खर्चे को कहती है ये पीरियड कॉस्ट है, और सीधे सीधे कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाता है। जितने भी फिक्स खर्चे होते हैं वो प्रोडक्ट पे नहीं जाते, वो सीधे कहां चल जाएंगे? कॉस्टिंग पीएनएल में चल जाएंगे। तो व्हाट इज दिस मार्जिनल अप्रोच? ओनली variable cost is product cost. All fixed cost is considered as period cost and are thus not charged to product.
अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज दिस मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। अगर आपका आउटपुट चेंज होगा तो जो खर्चे चेंज होंगे, मतलब आउटपुट के बढ़ने से जो खर्चा आपका बढ़ जाता है या फिर आउटपुट के कम होने से जो खर्चा आपका कम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और बिल्कुल सही बात है, कौन सा खर्चा आपका चेंज होता है, फिक्स्ड खर्चे या वेरिएबल खर्चे? वेरिएबल खर्चे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है? कहता है कि वेरिएबल खर्चे ही प्रोडक्ट के खर्चे होते हैं और जो फिक्स खर्चे होते हैं वो तो पीरियड खर्चे होते हैं, समय बीतता है इसलिए लगता है। प्रोडक्ट बनाइए चाहे मत बनाइए वो तो लगेगा ही। जैसे अगर हमने किराए पे जगह ले रखी है, मेरा फैक्ट्री जो है वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, तो किराए का खर्चा तो लगेगा ही। अगर हम 1 यूनिट बनाए, चाहे 1 लाख यूनिट बनाए या फिर प्रोडक्ट न भी बनाए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है ऐसे खर्चे को प्रोडक्ट पे डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो प्रोडक्ट का खर्चा ही नहीं है, वो तो समय का खर्चा है। ठीक है, और आपको अपनी कॉस्टिंग किस पे डिपेंडेंट करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। एग्जांपल से देखते हैं अब इसको। $400 यूनिट और $500 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट देखने जा रहे हैं। मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये सब कुछ मिला के लगता है एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। ठीक है, और इसके अलावा प्रोडक्ट बनाने में एक और चीज लगती है, दैट इज अ टूल। आपको एक टूल खरीदना पड़ता है जिससे ये प्रोडक्ट रेडी होता है। ठीक है, और ये टूल जो आता है दैट इज ऑफ ₹1000। इस टूल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम कैपेसिटी 600 यूनिट। इसका मतलब यह है कि अगर 600 यूनिट से ज्यादा आपको बनानी है तो एक टूल से काम नहीं चलेगा। 600 यूनिट तक बनाने के लिए एक टूल इनफ है आपके पास। आपको 100 यूनिट बनानी होगी तो भी ₹1000 का टूल लाना पड़ेगा, और 600 यूनिट बनानी होगी तो भी ₹1000 का टूल लाना पड़ेगा। इनफैक्ट 1 यूनिट भी बनानी है तो भी इस ₹1000 के टूल को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी पोजीशन है। 400 यूनिट में मेरा मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितना आता है? 4000, ₹10 पर यूनिट का खर्चा है। 500 यूनिट पे कितना आएगा? 5000। टूल ₹1000 का आता है। ठीक है, और मैक्सिमम कैपेसिटी इस टूल की कितनी है? 600 यूनिट बनाने की। अगर हम 400 यूनिट बनाते हैं तो टूल का खर्चा कितना? 1000। ठीक है, अच्छा अगर 500 यूनिट बनाते हैं तो टूल का खर्चा कितना? तो भी 1000। टोटल कर लीजिए, दिस इज नाउ योर टोटल कॉस्ट। This is 5000 and this is 6000. जब बताइए चेंज इन कॉस्ट कितना है? चेंज इन कॉस्ट ₹1000। दिस इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। चेंजिंग कॉस्ट ₹1000 का है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने की है? ₹10। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ चेंज्ड प्रोडक्शन, जितनी आपकी प्रोडक्शन बदली है उतने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? बताइए, हमारी प्रोडक्शन कितनी बदली है? 100 यूनिट, और 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना? ₹10। वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी आ रही है? ₹1000।
100 यूनिट की प्रोडक्शन बदली है, 100 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, 1000 रुपए, और चेंज इन टोटल कॉस्ट भी कितनी है, 1000 रुपए। चेंज इन टोटल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और यहां हमने आपको दिखाया कि उतनी यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, 1000 रुपए। ठीक है, तो क्या अब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट विच इंक्रीजेस विथ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट विच इंक्रीजेस विथ ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट भी कितनी बदलती है, अरे जितना वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है उतना ही तो क्या होता है, टोटल कॉस्ट बदल रही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है हमारी, कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो हमने ये बात डेराइव की कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं फिर से, हम लोग दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। पर्टिकुलर 400 यूनिट एंड दूसरा लेंगे 700 यूनिट। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड मिला के 400 यूनिट का 4000 होगा, और 700 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7000। टूल का खर्चा बताइए, सेम कंडीशन, 1000 रुपए का टूल है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 600 यूनिट्स। बताइए टूल कितने का, 1000, यहां कितने का, 2000। मैक्सिमम 600 यूनिट ही बनाएगा ये टूल, तो यहां तो 700 यूनिट बनाना है, 2 टूल लाना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 5000, और ये कितना, 9000। चेंज इन टोटल कॉस्ट बताइए, चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4000। ठीक है, और प्रोडक्शन बदली है 300 यूनिट। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन 300 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट कितना है, 300 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, 300 इंटू 10, तो ये तो होगा 3000 रुपए। क्या वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट तो कितनी आ रही है, 4000। ठीक है, प्रोडक्शन बदली तो जितना खर्चा आपका बदला उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट उतनी यूनिट का निकाल रहे हैं जितना प्रोडक्शन बदली है, तो कितना आ रहा है, 3000। तो यहां पे हमने डेराइव किया कि मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी नीड टू कंक्लूड कि मार्जिनल कॉस्ट फिर वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब ये बात समझने जा रहे हैं। दो सिचुएशन देखी हमने, एक जगह में क्या दिखाई दिया, marginal cost is equal to variable cost, whereas in the second situation we found that marginal cost is not equal to variable cost. ठीक है, अब अंतर क्या है, पता है मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो विद इन कैपेसिटी है। मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या थी, मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी 600 यूनिट बनाने की। ठीक है, क्योंकि 600 यूनिट से ज्यादा अगर हम करेंगे तो हम बियॉन्ड कैपेसिटी चले गए, हमें कोई ना कोई चीज क्या करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। मेरी औकात अभी तक 600 यूनिट बनाने की थी। ठीक है, और हमने 600 के अंदर ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसे केस में मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होता है, वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने क्या किया, अपने रिसोर्सेज के बियॉन्ड जाने की कोशिश की, आप अपनी कैपेसिटी को इनहैंस करोगे, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो लेकिन इतना बढ़ा रहे हो कि आपकी कैपेसिटी भी चेंज हो जा रही है, तो ऐसे केस में अब मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं रहेगा। यहां हमारी कैपेसिटी कितने यूनिट की बनाने की थी, 600 यूनिट। हमने क्या किया, कैपेसिटी बढ़ा ली, जिसकी वजह से अब फिक्स्ड कॉस्ट भी मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। तो चलिए डिफाइन कीजिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज विद इन कैपेसिटी। प्रोडक्शन बढ़े लेकिन वो कहां रहे, कैपेसिटी के अंदर ही रहे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज बियॉन्ड कैपेसिटी। अगर बियॉन्ड कैपेसिटी आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। जब देखिए
वेरिएबल कॉस्ट 3,000 रुपए और खर्चा फिक्स कॉस्ट का कितना बढ़ा था 1,000। तो अब मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट की एक बार फिर से। इस एनालिसिस के नीचे अब लिखना शुरू करिए। मार्जिनल कॉस्ट कैन thus be defined as sum total of direct material, direct labor, direct expenses and variable overhead when the production is within capacity. प्रोडक्शन इज विदिन कैपेसिटी का मतलब समझ में आ गया। कैपेसिटी इनहैंस उसे कहा जाता है जब आपको कोई नए रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा हम कैपेसिटी इनहैंस कर रहे हैं कि नहीं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको बताना है कि प्रोडक्शन इज विदिन कैपेसिटी और बियॉन्ड कैपेसिटी। ठीक है, देखिए मेरे पास जो प्रीमाइसेस है उसका किराया है 25,000 पर मंथ। ठीक है, ये रेंटल है फैक्ट्री का, लेकिन यहां पे हम सिर्फ 1 लाख यूनिट ही अगर महीने में बनाते हैं तभी इस जगह पे काम कर सकते हैं। 1 लाख यूनिट से ज्यादा बनाएंगे तो रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, 1 लाख यूनिट से ज्यादा बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ वर्कर्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेंगे तो जगह भी बड़ी होनी चाहिए। इस छोटी सी जगह में काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो रॉ मटेरियल को, लेबर को एकोमोडेट कर पाएंगे उस प्रीमाइसेस में जिसका किराया कितना है 25,000 रुपए महीने। ठीक है, हम अभी कितना बनाते हैं, अभी तो हम बस 60,000 यूनिट ही बनाते हैं। ठीक है, आई एम प्लानिंग नाउ टू मेक 80,000 यूनिट। जो 20,000 यूनिट का खर्चा होगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, जानना यह है कि प्रोडक्शन इज विद इन कैपेसिटी और बियॉन्ड कैपेसिटी। प्रोडक्शन इज विद इन कैपेसिटी। अगर हमने 60,000 से 80,000 भी बनाया तो भी हमारा रेंट का खर्चा बढ़ेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए अभी हम 90,000 बना रहे हैं और प्लान कर रहे हैं 1,20,000 यूनिट के लिए। अब बताइए, प्रोडक्शन इज बियॉन्ड कैपेसिटी। मेरी प्रीमाइसेस कितना एकोमोडेट कर सकती थी, 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन एकोमोडेट कर सकती थी। 1 लाख यूनिट के बियॉन्ड जा रहे हैं, यानी हम अपनी कैपेसिटी को इनहांस कर रहे हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किराए का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखेंगे, व्हेन द प्रोडक्शन इज बियॉन्ड कैपेसिटी, when the production is beyond capacity, marginal cost is equal to sum total of variable cost and incremental fixed cost and incremental fixed cost। यहां पे जितने खर्चों का नाम लिए थे ऊपर, ये क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड। यही क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब एग्जाम में अगर आपसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन की बात करेगा और कैपेसिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्रोडक्शन इज विद इन कैपेसिटी। ठीक है, एक नोट लिखिए,
required information is not available, we shall assume that production is within capacity. We shall assume that production is within capacity. ठीक है? तो अभी तक जो आपने सीखा दैट वाज ओनली मार्जिनल कॉस्ट, कि मार्जिनल कॉस्ट किसे कहा जाता है. ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग करने के लिए आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा, वो एक एक करके सीखना शुरू करते हैं. सबसे पहले पीवी रेशियो, इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन, और जब हम इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हैं और तो इसे कहा जाता है प्रॉफिट. इफ आई आस्क यू कि आप प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकाल के दिखाइए, तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल. अगर हम आपसे कहेंगे कि हमें कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाल के दिखाइए, रीजन बीइंग कि बहुत सारे केसेस में तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते ही नहीं है. हमने तो आपको बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करने की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन द प्रोडक्शन इज बियॉन्ड कैपेसिटी. इफ द प्रोडक्शन इज विद इन कैपेसिटी, you consider only and only marginal cost, that is the variable cost. Contribution percentage is contribution divided by sale. और ये जो contribution percentage है ये कुछ और नहीं बल्कि यही क्या है आपका PV रेशियो. इसी को कहा जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. Thus your profit volume ratio is contribution divided by sale. ठीक है? अब हम ये बात समझने वाले हैं कि हम लोग क्यों कंट्रीब्यूशन परसेंटेज को कंसीडर करते हैं. ठीक है? जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात आती है तो पीवी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? Marginal costing is applied for an offer. मार्जिनल कॉस्टिंग किसके लिए अप्लाई की जाती है? एक ऑफर के लिए. ऑफर का मतलब क्या होता है? अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम a new market. A new order from a new market. इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोडक्ट हम बना के बेच रहे हैं उतना तो बिक ही रहा है. मेरे पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो मेरे एग्जिस्टिंग मार्केट का नहीं है, मतलब वो मेरा कंज्यूमर था ही नहीं, वो मेरे पास आया है और एक नया डिमांड मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है, जिससे मेरी एग्जिस्टिंग सेल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है? दिस विल नॉट अफेक्ट
एग्जिस्टिंग सेल। ये आपके एग्जिस्टिंग सेल पे इफेक्ट भी नहीं डाल रहा। अब एक बात समझिए इसके लिए, मेरे प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या है? एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ माय प्रोडक्ट। हम मटेरियल लगाते हैं 10 रुपए का, लेबर लगाते हैं इसमें 5 रुपए का, प्लस एक रेंट नाम का ही खर्चा मेरा फिक्स खर्चा है, इसके अलावा तो कोई खर्चा है ही नहीं फिक्स। ठीक है, तो मटेरियल जोड़ा, लेबर जोड़ा, रेंट। 10,000 रुपए का खर्चा है, 5,000 यूनिट साल भर में बनाते हैं, तो कितना खर्चा हो गया? 2 रुपया। कुल मिला के कितना? 17 रुपया। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट हो गई। सेल कितने का करते हैं इसको? आई एम सेलिंग इट फॉर ₹20। ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है। ठीक है, मेरे पास एक कस्टमर आता है, कस्टमर, न्यू कस्टमर कम्स विथ एन ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट। मेरे पास एक कस्टमर आता है विथ एन ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट। अब ये ऑफर है कि नहीं, ये कैसे देखा जाएगा? सबसे पहली बात, नया कस्टमर। ठीक है, दूसरी बात, नया ऑर्डर होना चाहिए फ्रॉम अ न्यू मार्केट। फ्रॉम अ न्यू मार्केट का मतलब हो गया ये 5000 यूनिट जो बिक रही है वो तो बिक ही रही है मेरी। ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक नए मार्केट से आया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नए मार्केट से जब ये आया है तो ये मेरे एग्जिस्टिंग मार्केट की सेलिंग प्राइस को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम 5000 यूनिट 20 रुपए में बेचते हैं और ये बेचते रहेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और सिर्फ कहां बेचते हैं? वाराणसी में। तो वाराणसी मेरा मार्केट है। ठीक है, ये 5000 यूनिट हम वाराणसी में बेचते हैं। अगर मान लीजिए इस 5000 यूनिट में से ही किसी को अगर हमने ये प्रोडक्ट 18 रुपए का बेच दिया, तो बताइए प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? मार्केट में आएगी, सबको ये बात पता चल जाएगी और हमें सबको क्या करना पड़ेगा? 18 रुपए में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए साउथ से कस्टमर आता है 1000 यूनिट के लिए, तो अब ये तो हमसे यूनिट लेगा और कहां जाएगा? वापस साउथ चला जाएगा। मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट जो है 5000 यूनिट का 20 रुपए में बेचते हैं, ये तो क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। क्लियर है बात? तो ऐसे ऑर्डर को क्या कहा जाता है? ऑफर कहा जाता है। अब ये कस्टमर कहता है कि हम आपसे खरीदना चाहते हैं सिर्फ 18 रुपए में 1000 यूनिट, क्या हमें इसे बेचना चाहिए? बोलिए, हम 5000 यूनिट लेकिन 20 रुपए का रेट बेच रहे हैं, क्या हम इसे 1000 यूनिट 18 रुपए के रेट में दे दें? बोलिए, यस, दे देना चाहिए। एक बात बताइए, वो तो कह रहा है हमसे 16 रुपया 50 पैसे का दे दीजिए, दे दे? 16 रुपए 50 पैसे का दे दीजिए, दे दे इसको 16.50 में? हाँ, कुछ हाँ भी बोल रहे हैं और कुछ ना वाले भी हैं। भाई 17 रुपए का तो बनाते हैं, बहुतों को तकलीफ हो रही होगी, 16.50 का कैसे दे दे? 17 रुपए में तो तैयार ही हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 17 रुपया में तैयार हो रहा है ये तब जब हमने रेंट का खर्चा भी इसमें जोड़ रखा है। एक बात बताइए, अब 1000 यूनिट और बनाओगे तो क्या क्या खर्चा लगेगा इसको बनाने में? सिर्फ मटेरियल लगेगा 10 रुपए का और लेबर लगेगा 5 रुपए का। क्या रेंट भी 2 रुपए का पर यूनिट लगेगा? अरे नहीं भाई, किराया तो 10,000 लगना था, वो 10,000 रुपए का खर्चा आप ऑलरेडी चिपका चुके हो 5000 यूनिट पे। वो किराया का खर्चा तो ऑलरेडी चिपका चुके हैं 5000 यूनिट पे। किराए का खर्चा 2 रुपए पर यूनिट बढ़ते थोड़ी ना जाता है। जितना मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन थी उस पर हम किराए का खर्चा लगा चुके हैं। अब अगर हम ये प्रोडक्ट बनाए चाहे ना बनाए, किराया तो जितना था उतना ही है, ये तो अब बढ़ना नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि मेरी कॉस्ट जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी? 15 रुपए की बस। और कस्टमर कितना देने को तैयार है? 16.50। क्या हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? हम कहेंगे हाँ। पता है ये डिसीजन आपने किसके बेसिस पे लिया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? नहीं, आपने डिसीजन कैसे लिया इसे? मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे। आ रही है बात समझ में सबको? अब पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन लेते तो कैसे लेते, जरा देखते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मटेरियल 10 रुपया, लेबर 5 रुपया, ठीक है। रेंट का खर्चा कितना? 2 रुपया, 70 रुपया, ठीक है। अगर रेंटल के खर्चे को एग्जैक्ट एब्जॉर्प्शन करते तो भी आप क्या करते पता है? 10,000 रुपए का रेंट है, 6,000 यूनिट बनाएंगे तो डिवाइडेड बाई 6,000 कितना हो गया? 1.67 कितना हो गया? 16.67।
हमारा खर्चा कितना आ रहा है? 16 रुपए 67 पैसे। और बेचने को कितने का कह रहा है? वो कह रहा है 16.50। बेचेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा दी होते तो हमने उसको बेचा नहीं होता, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जरूरत है यहां पे? इंटेलिजेंटली सोचिए, नहीं। अरे इसका ऑर्डर लेने की वजह से कौन सा मेरा रेंट का खर्चा बढ़ना या घटना है? रेंट तो जितना लग रहा है लग रहा है। हमको तो अब एक यूनिट बनाने के लिए 15 रुपए लगाना है, और हर यूनिट पे वो कितना देने को तैयार है? 16.50 देने को तैयार है, ठीक है। तो हम अपने फिक्स जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी कहां से निकाल दे रहे हैं? अपने रेगुलर मार्केट से, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहां लगाई जाती है? आपको समझ में आ गया? मार्जिनल कॉस्टिंग किसके लिए लगाई जाती है? जब मेरे पास एक ऑफर आता है। ऑफर का मतलब क्या है? एक नया ऑर्डर है, एक ऐसे कस्टमर से जो एक नए मार्केट को बिलोंग करता है और मेरी एग्जिस्टिंग सेल को वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसे ऑर्डर में अगर आपको कुछ भी बच जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बेच देना चाहिए। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं यहां पे? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है बात सबको? तो हियर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट प्रॉफिट परसेंटेज व्हाट वी सी इज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। हम ये जानना चाहते हैं हमने सेल पे कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बनाया। बेसिकली कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों बराबर है। इस पे सोच के देखिए, मेरा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन किसको कहा जाता है? जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाइएगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा। और एक बात बताइए, जो हम नया ऑफर एक्सेप्ट किए, क्या उसकी वजह से कोई फिक्स कॉस्ट लग रहा है मेरा? नहीं लग रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट लग ही नहीं रहा है तो जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज आएगा वही क्या आएगा? आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो इन केस ऑफ अ ऑफर, इफ वी विश टू नो कि व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट वी कैलकुलेट इज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, एंड देयरफॉर आपको यह सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है सबको? यूटिलिटी तो हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही देखेंगे कि कहां अप्लाई कर रहे हैं। अभी बस आप ये समझते जाइए कि जितनी बात आपको बताई गई वो इन आइसोलेशन अलग अलग भी समझ में आई कि नहीं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ने सीखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या अंतर है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? हर खर्चा प्रोडक्ट का खर्चा है, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? जो प्रोडक्ट की वजह से लगे वो प्रोडक्ट का खर्चा है, जो प्रोडक्ट की वजह से ना लगे वो पीरियड खर्चा। मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है प्रोडक्ट की वजह से लगता है तब प्रोडक्ट का खर्चा, और अगर प्रोडक्ट की वजह से नहीं लगता तो वो पीरियड खर्चा। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आपने टर्म सीखा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट बदलने से जो खर्चा बदलेगा वो मार्जिनल कॉस्ट है। जो खर्चा बदलता है आउटपुट के बदलने से वो कौन सा खर्चा होता है? वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? अगर प्रोडक्शन विद इन कैपेसिटी है, पूरी बात बोलेंगे, अगर प्रोडक्शन विद इन कैपेसिटी है तो जो खर्चा बदलता है वो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर प्रोडक्शन बियॉन्ड कैपेसिटी है तो जो खर्चा बदलता है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपने सीखा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। क्लियर इतनी बात? हम लोग इसमें से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और उतने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट। शॉर्ट में से लिखते हैं बीईपी। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहा जाता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट ये फॉर्मूला कैसा, ये इक्वेशन कैसा होता होगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 0। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो यही इक्वेशन ब्रेक इवन पॉइंट पे कैसा दिखाई देता होगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल का मतलब क्या होता है? सेल कैसे बनता है? सेल यूनिट इंटू
सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कैसे बना है? हम लिख रहे हैं, आप बस हाँ या ना बोलना, अगर गलत होगा तो बोलना कि गलत लिखा है आपने। वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनी होगी? सेल यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इज इक्वल टू ये जो माइनस फिक्स कॉस्ट है इसको इधर ले आ रहे हैं, दिस इज फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव। ठीक लग रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बोलिए हमें। वेरिएबल कॉस्ट जितनी यूनिट सेल की है उस पे तो लगी नहीं है, वो किस पे लगी है? प्रोडक्शन यूनिट पे। ठीक है, यू आर राइट कि वेरिएबल कॉस्ट उन यूनिट पे लगती है जो प्रोड्यूस होती है, ना कि जो यूनिट सेल हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने 100 यूनिट बनाई, ठीक है, आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस की है, लेकिन आपने सिर्फ 60 यूनिट सेल की है, तो जब सेल में से आप खर्चा घटाओगे तो 60 यूनिट का खर्चा घटाओगे कि 100 यूनिट का खर्चा घटाओगे? 60 यूनिट का ही। हम कितनी यूनिट बनाए हैं खर्चा तो उस पे लगता है, लेकिन जब पीएल निकालते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो उस समय उतनी यूनिट का खर्चा घटाते हैं जितनी यूनिट हमने सेल की है। आई बात समझ में? यहां पे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये थोड़ी ना है कि वेरिएबल कॉस्ट आपका लगा कितना है। वेरिएबल कॉस्ट सेल में से जो घट रहा है आपको वो कंसीडर करना है, जिससे आप प्रॉफिट निकालते हो। अब प्रॉफिट निकालते समय आप वेरिएबल कॉस्ट उतनी यूनिट की घटाते हो जितनी यूनिट आपने सेल की है। ठीक है, अगर हमने 1 लाख यूनिट बना दी और बेची है सिर्फ 70,000 यूनिट, तो प्रॉफिट निकालते समय 70,000 यूनिट का ही खर्चा घटाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये इक्वेशन सही है आपके हिसाब से। सेल यूनिट हम कॉमन ले रहे हैं यहां पे। अगर सेल यूनिट कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज द सेल यूनिट एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल यूनिट मेरे पास आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ब्रेक इवन अचीव करने के लिए हमें कितनी यूनिट माल बेचना पड़ेगा? नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितना यूनिट माल बेचना पड़ेगा? देखिए, कुछ तो माल बेचना पड़ेगा ताकि हम क्या रिकवर कर पाए? अपने फिक्स्ड खर्चों को भी। ठीक है, तो कितना माल हम बेचे ताकि मेरे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सब निकल जाए, उसके लिए इतनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला बनाइए? सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का घटा देंगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस में से 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपने सीखा ब्रेक इवन पॉइंट का, कि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल की यूनिट्स में निकालना हो तो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फैक्टर्स affecting profit volume ratio PVR। What is PVR? Contribution divided by sales। ठीक है, हमने सेल लिया है 1 यूनिट का,
100 लेस वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट का 80, तो 20 रुपए आ रहा है मेरा कंट्रीब्यूशन। सेल दो चीजों से बनता है, सेल यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट भी दो चीजों से बनता है, सेल वाली यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, हमें यह जानना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे पीवीआर चेंज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए, ये सेल किससे बना है? सेल हैज बीन मेड विथ टू थिंग्स, सेल यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी दो चीजों से बना है, सेल यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, बात हो सकता है हमने 5 यूनिट बनाई थी, लेकिन अगर 1 यूनिट बेचे तो खर्चा तो एक ही यूनिट का घटा रहे होंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट तो कैसे बनाए हैं? सेल यूनिट से। ठीक है, तो आपको सेल यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, सेल यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट, इसकी मदद से कंट्रीब्यूशन मिलता है, और यही डिवाइडेड बाई आप सेल कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? पीवी रेशियो। हम जानना ये चाहते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से क्या क्या चेंज आता है पीवी रेशियो में। तो फैक्टर्स कितने सारे हैं? कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? 3 फैक्टर है। 3 ही तो फैक्टर है, सेल यूनिट तो दोनों में कॉमन हो गया। तो एक फैक्टर है सेल यूनिट, दूसरा फैक्टर है सेलिंग प्राइस, तीसरा फैक्टर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अब इन तीनों के इंपैक्ट को समझने जा रहे हैं कि अगर ये चेंज होते हैं तो पीवी रेशियो चेंज होता है कि नहीं, और चेंज होता है तो कैसे होता है। क्या ये खर्चों इनके बढ़ने से ये बढ़ता है, इनके घटने से ये घटता है, या फिर उल्टा होता है, बढ़ने से पीवीआर घट जाता है और घटने से बढ़ जाता है। तो इसके इंपैक्ट को अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा पीवी रेशियो कितना है बताइए? 20 डिवाइडेड बाई 100, कितना परसेंटेज? 20%। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेल यूनिट बढ़ा के देखते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब हम एक फैक्टर को चेंज करेंगे तो दूसरे फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे। अगर एक साथ एक से अधिक फैक्टर को चेंज कर देंगे तो इंपैक्ट समझ में आएगा क्या? नहीं। तो जब सेल यूनिट बदलेंगे तो सिर्फ सेल यूनिट बदलेंगे, बाकी दोनों फैक्टर क्या करेंगे? कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, ताकि जो भी अंतर दिखाई दे साफ समझ में आ जाए कि ये किसका अंतर है? यूनिट का ही अंतर है। सेल यूनिट इंक्रीज करा रहे हैं एक बार। ठीक है, तो मान लीजिए 2 यूनिट कर देते हैं, तो बनाइए सेल कितनी? सेल 2 यूनिट। तो आपको क्या लगता है ये कितना आ जाएगा? बाकी चीजें कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट मतलब सेलिंग प्राइस कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट। ये कितना होगा? 200। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? ये 200 ही रहेगा, बाकी चीजों को कांस्टेंट ले रहे हैं। लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी 2 यूनिट का घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 160। अब कंट्रीब्यूशन कितना? बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना? 40। अब पीवी रेशियो देख लीजिए कितना आ रहा है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 200, कितना परसेंटेज? 20%। यानी सेल यूनिट के चेंज होने से मेरा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए ये 2 यूनिट की जगह 200 यूनिट ले लें तो तब चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 2 यूनिट अगर थी, अब एक्चुअल में अब हम वापस कम कर रहे हैं, 1 यूनिट कर रहे हैं, तो भी दिख रहा है अगर 2 यूनिट से वापस 1 यूनिट पे आइए, पीवीआर कितना निकालोगे आप? 20%। तो क्या चीज सीखा हम लोग ने? सेल यूनिट के चेंज होने से पीवीआर चेंज नहीं होता। 1 यूनिट का पीवीआर अगर 10% आ गया, 1 यूनिट का पीवीआर अगर 10% आ गया, तो 100 यूनिट का पीवीआर भी कितना आएगा? 10% ही आएगा। ठीक है, पीवीआर का मतलब क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। बस आपको ध्यान इतना रखना है पीवी रेशियो निकालते समय कि जितनी यूनिट का ऊपर कंट्रीब्यूशन है उतनी यूनिट का नीचे सेल होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? जब पीवी रेशियो यहां पे निकाल रहे थे तो ये 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन था, नीचे सेल भी कितना था? 1 यूनिट का। अब यहां पे क्या है? 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, नीचे सेल कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। अगर 1 लाख यूनिट पे पीवीआर निकालोगे तो ऊपर कंट्रीब्यूशन 1 लाख यूनिट का होगा, नीचे सेल भी क्या होगा? 1 लाख यूनिट का होगा। आपका पीवी रेशियो अगेन क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, अभी ये सारी चीजें बहुत लाइट लगती हैं, लेकिन एक बड़े क्वेश्चन में जब हमें चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं तो बहुत जल्दी से ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, काम आता है कि अच्छा यूनिट बदल गई है ना, तो फर्क क्या पड़ता है, पीवीआर तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और बहुत बड़े सारे क्वेश्चन को आप क्या करते हो, बिना कुछ कैलकुलेट किए तुरंत डेराइव कर लेते हो इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट चेंज देखते हैं हम लोग। सेल के बाद अब इंपैक्ट देखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस का। दूसरा इंपैक्ट देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करा रहे हैं। यहां पे आइए वापस से और इसमें सेलिंग प्राइस बढ़ाइए। बताइए, सेल यूनिट तो एक ही लेंगे, सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, हमने कर दिया 150 रुपया, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना, कितना बोलिए, 100 से 150 सेलिंग हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट 80 से 120 होगा कि नहीं होगा? हां, नहीं होगा। अरे एक यूनिट की बस सेलिंग प्राइस बढ़ाए, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सब कुछ क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट का ही वेरिएबल कॉस्ट घटाना है आपको, तो यहां पे 80 रुपया घटेगा, कितना हो गया 70। अब जरा चेक कीजिए पीवी रेशियो कितना हो रहा है, 70 डिवाइडेड बाई 150 कितना, 46.67%। सेलिंग प्राइस के बढ़ने से पीवी रेशियो क्या हुआ, बढ़ गया। आपको तो भी ये समझ में आता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज पे इंपैक्ट होना चाहिए ना, वही इंपैक्ट किस पे आएगा, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज पे। तो ये बताइए, अगर हम सेलिंग प्राइस बढ़ा देते प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है। तो सेलिंग प्राइस यहां बढ़ा दिया तो कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, बढ़ रहा है। अच्छा, सेलिंग प्राइस गिरा देंगे तो क्या होगा, पीवी रेशियो गिरेगा। अगर सेलिंग प्राइस गिरा दिए तो पीवी रेशियो गिरेगा, हां बिल्कुल गिरेगा। ठीक है, तो अभी तक जो सीखा, यूनिट अगर चेंज होगी सेल की तो पीवी रेशियो कांस्टेंट है, सेल प्राइस बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, सेल प्राइस गिरेगा तो पीवी रेशियो गिरेगा। तीसरा इंपैक्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हम बढ़ा देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हम हाइक कराएंगे। अब सेल एक यूनिट की 100 रुपया, लेस वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का ही हमने ले लिया 90 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 10 रुपए। पीवी रेशियो 10/100 कितना परसेंट, 10%। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी तो पीवी रेशियो क्या होगा, घटेगा। अब उल्टा इंपैक्ट भी आएगा कि नहीं, अगर मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए तो पीवी रेशियो पे क्या असर आएगा, पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग लिख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे शायद बिना कैलकुलेशन के ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो लिखिए अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है हमारा, सेल यूनिट बढ़ेगा तो पीवी रेशियो कांस्टेंट रहेगा, सेल यूनिट घटेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पीवी रेशियो चुपचाप बैठा रहेगा। सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस गिरेगी तो पीवी रेशियो गिर जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा तो पीवी रेशियो गिरेगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा।
calculate break even point. Fixed cost rupee 10,000, selling price rupee 10 and variable cost is rupee 8. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही क्या है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बताओ कितना माल बेचना पड़ेगा नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए? एक बात बताइए, 1 यूनिट बेच दे प्रॉफिट में रहेंगे? 1 यूनिट बेच दे प्रॉफिट में रहेंगे? नहीं। 1 यूनिट बेचोगे तो 10 रुपए का बेचोगे, 8 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट ही लग जाएगी, 2 रुपए जेब में आएगा और 10,000 रुपए का तो क्या है आपका फिक्स खर्चा। कितने घाटे में रहोगे आप? 9,998 रुपीज के घाटे में हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कम से कम कितना माल बेचे ताकि हम जिंदा रहें, सर्वाइवल रहे मेरा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? तो आपने एक फॉर्मूला सीखा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 रुपया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 2 रुपए। कितनी यूनिट? 5,000 यूनिट। 5,000 यूनिट सर बेचिए, तब जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेंगे। चेक करते हैं अपना आंसर। हम जानना ये चाहते हैं कि 5,000 यूनिट पे मेरा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। सेल 5,000 यूनिट इंटू 10 रुपीज की सेलिंग प्राइस 50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 5,000 इंटू कितना 8 40,000 कंट्रीब्यूशन कितना 10,000 लेस किया इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितना 10,000। देखिए प्रॉफिट कितना आ गया 0। तो जस्टिफाइड है, आंसर मेरा सही है। 5,000 यूनिट पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पे रहेंगे। नो हेडिंग दीजिएगा ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल शॉर्ट में इसको BES लिखते हैं और इसको BP इन वैल्यू भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। अभी ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना सीखे हो? इन यूनिट्स। अभी आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना सीखे थे? इन यूनिट्स। आप ये बोल रहे थे यहां पे 5,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। ठीक है, 5,000 यूनिट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसी को अगर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कितना आ रहा है 50,000 रुपए। ठीक है, इस 50,000 रुपए को ब्रेक इवन सेल भी कहते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू भी बोलते हैं। 50,000 रुपए को क्या क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल और ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। और 5,000 यूनिट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, तो दिस ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी इन यूनिट्स एज वेल एज वैल्यू। ये इन यूनिट्स भी हो सकती है, इन वैल्यू भी हो सकता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए कि डाटा कैसा है, जैसा डाटा उस हिसाब से निकाल दीजिए। कभी कभी डाटा ऐसा है कि यूनिट ही निकलेगा, कभी कभी डाटा ऐसा है कि वो क्या करेगा वैल्यू में ही निकल पाएगा, और कभी कभी डाटा ऐसा है कि दोनों निकल सकता है। तो आप ऐसे केस में क्या कीजिए, दोनों निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ब्रेक इवन सेल कहता है तब तो आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये ब्रेक इवन सेल निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि यूनिट में निकाल के हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला सीख रहे हैं जिससे सीधे क्या आ जाए, रूपी फिगर ही आ जाए। एग्जिस्टिंग फॉर्मूला बताइए, सेल इन यूनिट्स जो था, ठीक है, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स जो था, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन सेल है इन यूनिट्स। ठीक है,
ये था आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स जो है इसमें हम क्या करें, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स जो है इसमें हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स जो था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस। अगर आप किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन अभी भी जस्टिफाइड रहेगा। ऑन बोथ द साइड्स आई हैव मल्टीप्लाइड सेलिंग प्राइस। दिस इज नाउ ब्रेक इवन सेल। कौन सा ब्रेक इवन सेल, वैल्यू वाला, यूनिट में सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई हो गई। एंड दिस इज नाउ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ऐसा ही ना होता है, अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है तो वो कहां उठ के चली जाती है, न्यूमरेटर। ठीक है, ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ये भी एक यूनिट का है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एक यूनिट का सेल, क्या कहलाता है ये, पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। और आपने एक चीज सीखी थी, जितनी यूनिट का कंट्रीब्यूशन ऊपर रखो उतनी यूनिट का सेल रख दो, पीवी रेशियो आएगा। ठीक है, एक यूनिट पे निकालते हो तो भी पीवी रेशियो वही आएगा और 1,00,000 यूनिट पे निकालते हो तो भी क्या होता, पीवी रेशियो वही होता। ठीक है, इसीलिए आपने ये सीखने से पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखा था कि पीवी रेशियो यूनिट की वजह से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, पीवी रेशियो। द सेकेंड फॉर्मूला दैट हैज कम टू यू इज ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यूनिट में निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर रुपी वैल्यू निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चेक कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। इसी एग्जांपल से ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए और पीवी रेशियो चाहिए। इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो निकालिए। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का कितने का है, बोलिए, 2 रुपए। ठीक है, 10 माइनस 8 2 रुपीज और सेलिंग प्राइस 10 रुपए। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ, 20%। ब्रेक इवन सेल कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000, पीवी रेशियो इज 20%, सेल कितनी, रुपी 50,000। आ गया 5,000 यूनिट आ गया, ये 50,000 रुपए आ गया। अच्छा एक बात बताइए, मेरी सेल ब्रेक इवन सेल आ रही है 50,000, तो हमें सेल कितना करना चाहिए, 40,000 करना चाहिए, 50,000 करना चाहिए, 60,000 करना चाहिए। कितना सेल करें, 40,000 रुपए की करें, 50,000 रुपए की करें, 60,000 रुपए की करें, बोलिए। ब्रेक इवन सेल कितना है, 50,000 रुपीज, तो कितने की सेल करें हम, 50,000। अरे नो प्रॉफिट नो लॉस कराने के लिए धंधा करते हो क्या, कि कमाने के लिए, कमाने के लिए। कब कमाओगे, जब 50,000 रुपए से ज्यादा बेचोगे। 50,000 से कम बेचोगे तो
लॉस होगा। 50,000 से नीचे लॉस होगा, 50,000 पे नो प्रॉफिट नो लॉस, और 50,000 से ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस में ब्रेक इवन सेल मेरा 50,000 रुपए आ रहा है, तो सेल थोड़ी ना 50,000 की करेंगे, 50,000 की करेंगे तो भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। निश्चित हमें क्या करना है, इससे ज्यादा करना है। ठीक है, 50,000 रुपए की सेल के बियॉन्ड आप जितनी सेल करते हो उसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ठीक है, 50,000 को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन सेल। मान लीजिए मेरी टोटल सेल 60,000 रुपए की है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितना है, 10,000 रुपीज। ठीक है, ब्रेक इवन सेल के बियॉन्ड जितनी सेल होती है उसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। अगली हेडिंग दीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं M/S सेल। एनी सेल beyond break-even sale is known as margin of safety sale. Any sale beyond break-even sale is known as margin of safety sale. टोटल सेल को हमने टीएस लिखा है। ठीक है, दिस 80,000 रुपीज की मेरी टोटल सेल है। ठीक है, ब्रेक इवन सेल कितनी है, ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लीजिए, 50,000, तो दिस इज 50,000, यहां से यहां तक लेके 50,000 रुपए है। ये 50,000 रुपए है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन सेल। कहां है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, ये बैलेंस जो बच गया इसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। यहां से यहां तक दैट इज ₹30,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ये ऊपर वाले एग्जांपल से फिगर ले लिया है, 50,000 रुपए जो ऊपर आपने देखा था वो फिगर लेते हुए हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल बनाया। ये 50,000 रुपए का मतलब यूनिट में बात की जाए तो कितनी यूनिट थी, 5,000 यूनिट, तो ये कितनी यूनिट होगी, 3,000 यूनिट। ये टोटल सेल कितनी है मेरी, 8,000 यूनिट। इस 5,000 यूनिट पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पोजीशन पे थे। ठीक है, तो कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पोजीशन पे थे, हम इस 5,000 यूनिट की सेल में से कुछ वेरिएबल कॉस्ट घटाए, कुछ फिक्स कॉस्ट घटाए, और क्या आ गया, जीरो आ गया। हुआ ये कि हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया, फिर फिक्स कॉस्ट घटाया, तो ये प्रॉफिट जो था इस 5,000 यूनिट पे जीरो आ गया था। ठीक है, ये सेल वैल्यू जो लिखी गई थी वो कितने यूनिट की थी, 5,000। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो घटाया गया था वो कितनी यूनिट का था, 5,000। जो फिक्स कॉस्ट घटाया गया था वो कितनी यूनिट का था, वो कितनी यूनिट का था, वो टोटल यूनिट का था। फिक्स कॉस्ट ऐसा थोड़ी ना है कि 5,000 यूनिट का था, 3,000 यूनिट और बनाएंगे तो बढ़ गया होगा। फिक्स कॉस्ट तो यहां पे कितना घट गया, टोटल घट गया। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, यहां पे जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन सेल पे आ रहा था तो कैसे आ रहा था, अगर मेरी ब्रेक इवन सेल 5,000 यूनिट है तो सेल तो 5,000 यूनिट का लिया हमने, वेरिएबल कॉस्ट भी हमने 5,000 यूनिट का ही लिया, लेकिन फिक्स कॉस्ट टोटल ले लिया। यानी अगर टोटल हम 8,000 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल 8,000 यूनिट का फिक्स कॉस्ट घटा दिया, और ऐसे में हमें प्रॉफिट क्या आ गया, जीरो। अब एक बात बताइए, जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल बनाएंगे, अलग से इसका चार्ट बना दें प्रॉफिट का, सिर्फ 3,000 यूनिट का अलग से बना दें, तो हम इसकी लिखेंगे सेल 3,000 यूनिट की, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कितनी यूनिट का, 3,000 यूनिट का, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं। तो यहां पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा 3,000 यूनिट का, वही क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है,
फिर से रिपीट करते हैं, यहां पे हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाना है, फिक्स कॉस्ट घटाना है, और यहां पे कुछ आएगा, ठीक है। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट अमाउंट इज ए। ये सेल 3000 यूनिट की है, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से 3000 यूनिट का घटेगा, फिक्स कॉस्ट घटेगा क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट तो घट ही नहीं रहा है। जब आपने 3000 यूनिट की सेल में से 3000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट का आया? 3000 यूनिट का। आपने फिक्स कॉस्ट इसमें से नहीं घटाया, ये प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट कितनी यूनिट का है? ये प्रॉफिट कितनी यूनिट का है? 8000 यूनिट का। ये प्रॉफिट 8000 यूनिट का है। ध्यान दीजिएगा, ये 3000 यूनिट में इतनी ताकत थोड़ी ना है कि ये प्रॉफिट कमा पाए। यहां पे फिक्स कॉस्ट का खर्चा इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि पूरा खर्चा कहां घट गया? यहां घट गया। ये 5000 यूनिट का सहारा है, इसलिए ये 3000 यूनिट पे वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस 3000 यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 8000 यूनिट का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यहां तक तो कुछ प्रॉफिट आया नहीं, और जितना अब यहां पे बच रहा है वो पूरे अभी तक के यूनिट का क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपने उस कंट्रीब्यूशन को इस 3000 का ही प्रॉफिट कह दिया तो पता आप क्या कहना चाहते हो? ये 5000 यूनिट नहीं भी बनती तो हम ये कमा लेते। क्या वो 3000 यूनिट उतना कमा के दे सकती है? नहीं। अगर सिर्फ यही 3000 यूनिट बन रही होती तो ये फिक्स कॉस्ट यहां से ना घट रहा होता। आ रही बात समझ में? तो क्या सीखा आपने कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे जो कंट्रीब्यूशन आता है वो टोटल सेल का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। रिपीट करें अपनी बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे जो कंट्रीब्यूशन आता है वो क्या होता है? प्रॉफिट के बराबर होता है। लेकिन कौन सी यूनिट के प्रॉफिट के बराबर होता है? टोटल सेल की यूनिट के प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप हमें कि अगर हम सेल में, छोड़ दीजिए इस बात को, अगर हम सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? इतना जोर लग रहा है दिमाग पे। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, ठीक है। सेल से सेल कट गया, क्या बचा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल यही तो है, ये कट गया, ये क्या बचा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हम आपसे ये पूछेंगे, जाए ये बताओ सेल में प्रॉफिट परसेंटेज लगा दिए तो क्या आएगा? सेल में प्रॉफिट का परसेंटेज चिपका दो, क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो भाई सेल में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ही तो है पीवीआर। सेल में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चिपकाओगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हम किसी भी सेल में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चिपका दे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। मार्जिन और सेफ्टी सेल में अगर हम पीवीआर चिपका दें तो क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का कंट्रीब्यूशन। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, पता है वो कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसलिए आप एक तीसरा फॉर्मूला सीख रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट। अभी एक और मौका देंगे, एक बार और समझाएंगे। रिपीट करते हैं अपनी बात को। आप किसी भी सेल में अगर पीवीआर लगा दोगे तो आपको उस सेल का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। किसी भी सेल में आप पीवीआर लगा दीजिए, 100 रुपए की सेल में पीवीआर लगा दो तो 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। 1 लाख रुपए में पीवीआर लगा दो तो 1 लाख रुपए की सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा वो मिल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल में अगर पीवीआर लगा दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का पीवीआर आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का जितना कंट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी के लिए तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्लियर है बात? अब एक काम करते हैं, वही एग्जाम्पल उठाते हैं जिसे अभी तक सीख रहे थे और चेक करते हैं कि 30,000 रुपए पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या वो 80,000 रुपए पे प्रॉफिट आ रहा है? यही तो चेक करना है। 30,000 रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, 30,000 का कंट्रीब्यूशन और 80,000 का प्रॉफिट बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक साथ दो चीज कंप्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑन ₹30,000 सेल और दूसरी तरफ कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट ऑन ₹80,000 सेल। सबको समझ में तो आ रहा है?
अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ये फॉर्मूला जस्टिफाइड है। ठीक है, यही तो हम लोग ने सीखा है, किसी भी सेल में अगर पीवीआर लगाते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन हमने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन 30,000 का आ रहा है वो 80,000 का तो क्या है, प्रॉफिट है। तो यही चीज चेक करा दे रहे हैं आप। 30,000 का कंट्रीब्यूशन, सेल 30,000, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाइए तो ये आएगा इसका कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 रुपए की सेल का मतलब पता है कितनी यूनिट है, 3,000 यूनिट है। ये इसकी बाइफर्गेशन लिखेंगे 3,000 इंटू 10, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, 3,000 इंटू 8, बोलिए 24,000। कंट्रीब्यूशन कितना, 6,000। निकालिए 80,000 रुपए पे प्रॉफिट निकालना है। सेल 80,000 का मतलब पता है क्या है, 8,000 इंटू 10, 80,000। लेस कराइए वेरिएबल कॉस्ट, 8,000 इंटू 8, 64,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हाउ मच, 16,000। फिक्स कॉस्ट बताइए 10,000। प्रॉफिट देखिए, हाँ ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट। एग्जाम में अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आप स्टेटमेंट मत बना देना कभी, ये तरीका नहीं लगा सकते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये करके भी आंसर निकाल दिया 6,000 रुपए तो आपको काट के 0 मिल जाएगा सीधे, क्योंकि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का इंपैक्ट नहीं दिखाया। पता है आपने एग्जामिनर को क्या दिखाया कि आपको अकाउंटिंग अच्छी करनी आती है। ये तो अकाउंटिंग है ना, ठीक है। हम तो अकाउंटिंग की मदद से जस्टिफाई कर रहे हैं किसको, आपके कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। क्लियर है बात। तो एग्जाम में आपको यही अप्लाई करना है, उसे ये देखना है कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आती है कि नहीं, आपको ये इनकम स्टेटमेंट बनाने आता है कि नहीं, ये नहीं चेक कर रहा है वो। क्लियर। चलिए फर्दर एनालाइज करते हैं। हेडिंग दीजिए, टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखिए, जो बात हम यहां पे सीखने जा रहे हैं वो कुछ हद तक यहां पे पूरी हो चुकी है। अगर एक क्वेश्चन हमसे ये कहता है बताइए हमको 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, कंपनी चाहती है वो कम 20,000 रुपए कमा ले, तो कितनी सेल करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा है, 20,000 रुपए यहां लिखिए, ठीक है। यहां पीवी रेशियो आप लिख देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकाल दीजिए, ठीक है, और उसको ब्रेक इवन सेल में जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, इतनी सेल करिए। ब्रेक इवन सेल तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कितनी सेल करनी पड़ेगी टू अर्न दिस प्रॉफिट, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी 10,000 रुपए कमाना चाहती है, बताइए कितना सेल करेगी। कंपनी 10,000 रुपए कमाना चाहती है, कितना सेल करेगी। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, ब्रेक इवन निकाल लीजिए। ब्रेक इवन पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, ठीक है। हाँ, ये नहीं करेगा एक बच्चा, लिखेगा सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। कमाना कितना चाहती है, 10,000। बैलेंसिंग फिगर से खटाखट भरते गए ऊपर तक और सेल निकल गई। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको रिफ्लेक्ट करना है कॉन्सेप्ट। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कंपनी कहती है कि हम 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले तो निकालिए उसका ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल पे कहां पहुंच गया वो, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर आप निकाल दीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कैसे, 10,000 रुपया प्रॉफिट चिपकाइए, यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल अपने आप निकल जाएगा और उसको ब्रेक इवन सेल में ऐड कर दीजिए, कहां पहुंच गए,
टोटल सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अब दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कंपनी कह रही है 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, कंपनी कह रही है हमको 10,000 रुपए का लॉस चाहिए। जैसे ही हम ये बात बोलेंगे, एक बार आपको अटकेगी ये बात, कंपनी कह रही है हमको 10,000 रुपए का लॉस चाहिए, ये कौन सी बात हुई? क्या ऐसा भी होता है कंपनी कह रही है हमको 10,000 रुपए का लॉस चाहिए? हो सकता है, सोचिए और बताइए। अब सर कह रहे हैं तो होता ही होगा, नहीं तो फिर ये लिखे ही क्यों होते? बात यहां पे खत्म हो ही चुकी थी, प्रॉफिट वाली बात समझ ही चुके थे, नई हेडिंग होती क्यों? लेकिन अगर आपका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है तो आप मना कर दीजिए, ये नहीं सर, एक कंपनी ये कहेगी हम नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, एक कंपनी ये कहेगी कि हम 10,000 रुपया कमा लें, ऐसी कंपनी कहां होती है जो कहे हम 10,000 रुपया घाटा हो जाए? क्या ऐसा भी कंपनी डिजायर करती है कि चलो हमें 10,000 रुपए का घाटा हो जाएगा, हम धंधा करेंगे? हाँ, पता है एक कंपनी कब डिजायर करती है कि हमारा 10,000 रुपए का घाटा हो जाए तो भी हम धंधा करेंगे? क्योंकि धंधा बंद कर देने पे भी 10,000 रुपए का घाटा है। कैसे? क्योंकि उसने एक कमिटमेंट कर रखी है कि हम किराए पे ये जगह लेंगे, उसने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, 10,000 रुपए उसको किराया देना ही है। वो बंद हो जाएगी तो भी कह रही है 10,000 रुपए का तो घाटा है, तो चालू करने पे भी अगर 10,000 का घाटा है तो एक काम करते चालू ही रखते हैं, क्या पता कमाई हो जाए और हम क्या करें, आगे निकल जाए। बंद करेंगे तो भी 10,000 तो नुकसान सहना ही है ना, तो एक काम करते हैं चालू ही कर रखते हैं, 10,000 रुपए का घाटा होगा तो भी हम बर्दाश्त करेंगे। आई बात समझ में सबको? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक कंपनी ब्रेक इवन या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट की बात करेगी। एट टाइम्स विल फाइंड अ क्वेश्चन जहां पे कह रही है कंपनी हम 20,000 रुपए का घाटा चाहते हैं, रीजन बीइंग कि अगर वो धंधा बंद भी कर दे तो 20,000 रुपए का तो क्या होना है, उसको घाटा होना है। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला सिखाया उसमें सिर्फ डिजायर्ड प्रॉफिट की बात आ सकती है, लॉस की बात नहीं आ सकती। तो अब एक नया तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं जहां पे प्रॉफिट लॉस दोनों ही हो सकता है। इससे तो सिर्फ क्या हो सकता है, प्रॉफिट, लेकिन अब जो तरीका सीखेंगे उससे प्रॉफिट और लॉस दोनों बता सकते हैं। ठीक है, एक बार नॉर्मल फॉर्मूले पे आइए अपने ब्रेक इवन पॉइंट के। कैसे सीखा आपने? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अच्छा ये बताइए इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? कितनी यूनिट हम बेच दें ताकि हम कहां पहुंच जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ सेल यूनिट, दिस इज द मिनिमम सेल यूनिट विच इज रिक्वायर्ड बाय यू। ठीक है, इस सेल यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है, ये इक्वेशन ये है कि सेल यूनिट में इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट। सेल यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेल यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। अरे देख लीजिए आप, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज यहां पे आता है कंट्रीब्यूशन। चलिए बाइफर्गेशन बताइए, ये सेल कैसे बना है, सेल यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कैसे बना है, सेल यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कैसे बना है, सेल यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये है सेल यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, ये है सेल यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कहीं आसमान से थोड़ी ना टपका है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है। तो ये भी क्या है, सेल यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलिए, तो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। आपने क्या किया, ये सेल यूनिट ही तो है, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो सेल यूनिट है जिसपे आप कह रहे हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो दिस ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सेल यूनिट जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन। आप बेसिकली इस फॉर्मूले से ये कहना चाहते हो कि कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। और आपको तो ये बात पता ही है कि अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, जीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इतना कंट्रीब्यूशन मिल जाए कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर ले, कवर कर ले। आ रही बात समझ में? अगर आपको कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर मिला, इफ द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, देन प्रॉफिट इज निल। बोलिए हाँ या ना? ठीक है,
और ये फॉर्मूला आपको क्या करता है, उतना कंट्रीब्यूशन बनवा देता है जिससे आप क्या करो, फिक्स्ड कॉस्ट की बराबरी कर लो। ठीक है, सपोज अब हम ये कहते हैं कि माई फिक्स्ड कॉस्ट या फिर माई कंट्रीब्यूशन इज लोअर देन फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम हो जाए। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम हो जाए तो क्या आएगा हमको, लॉस। और अगर मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से बड़ा हो जाए तो क्या आएगा हमें, प्रॉफिट। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट लिखते हैं हम, ठीक है, बेसिकली ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, आप ये समझिए, हम ये कहना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन मेरा किसके बराबर हो जाए, एक ऐसे अमाउंट के बराबर हो जाए, एक ऐसे अमाउंट के बराबर हो जाए जिससे हमें प्रॉफिट नील आ जाए। अगर हमने ऐसे कहा कि मेरा कंट्रीब्यूशन उतना हो जाए, फिर से देखिएगा, सिर्फ इतने फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले से हम ये कहना चाहते थे मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। क्या हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन उस अमाउंट के बराबर हो जाए जिससे प्रॉफिट मेरा नील हो जाए। हम ये बोलना चाहते हैं मेरा कंट्रीब्यूशन उस अमाउंट के बराबर हो जाए जिससे प्रॉफिट नील हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट के बराबर। हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, ध्यान दीजिएगा, हम बोल नहीं रहे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए, हम दूसरी बात बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन मेरा उतना हो जाए जिससे मेरा प्रॉफिट नील हो जाए, कंट्रीब्यूशन मेरा उतना हो जाए जिससे मेरा प्रॉफिट नील हो जाए। तो आपने कहा कि आपका फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं मेरा कंट्रीब्यूशन इतना हो जाए, मेरा कंट्रीब्यूशन इतना हो जाए कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाए। तो आप कहोगे तो इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से 20,000 ज्यादा हो जाए। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये आपने डिसाइड किया कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो प्रॉफिट नील हो जाता है। अब हम इसको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमको कंट्रीब्यूशन इतना दीजिए कि प्रॉफिट नील हो जाए, हमको कंट्रीब्यूशन उतना चाहिए कि प्रॉफिट नील हो जाए। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट के बराबर। हमको कंट्रीब्यूशन इतना चाहिए कि 20,000 का प्रॉफिट आ जाए, हमको कंट्रीब्यूशन इतना चाहिए कि 20,000 का प्रॉफिट आ जाए। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000 कितना होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000। हमने कहा कि हमें कंट्रीब्यूशन इतना चाहिए कि 20,000 का घाटा हो जाए, कंट्रीब्यूशन इतना चाहिए कि 20,000 का घाटा हो जाए। तो यानी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से क्या करिए, 20,000 कम कर दीजिए। तो आप कहोगे सर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से 20,000 रुपया कम ले लीजिए, 20,000 का घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझिए न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट नहीं है, न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट नहीं है, न्यूमरेटर में वो अमाउंट है जिससे आपका प्रॉफिट नील हो जाएगा। न्यूमरेटर में आप वो अमाउंट पटकते हो, न्यूमरेटर में वो अमाउंट डालते हो जिससे आपका प्रॉफिट नील हो जाए। और बेसिकली कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तभी प्रॉफिट नील होगा, इसीलिए न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट है। सबको इतनी बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बनाते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि आप चाहते ये हो कि हमें कंट्रीब्यूशन उतना मिल जाए कि प्रॉफिट नील हो जाए, और कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तभी प्रॉफिट नील होगा, इसलिए न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट है। तो न्यूमरेटर में कौन सा अमाउंट होता है, वो अमाउंट जो आपको चाहिए एज अ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होता है, द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड एज कंट्रीब्यूशन। जोर तो नहीं पड़ रहा है दिमाग पे, बताइए हाँ या ना, जोर तो नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। बात बिना बात आपने पकड़ ली एक बात की जोर पड़ना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। लेकिन आपको भी ना तसल्ली है, जोर पड़ता भी है तो ज्यादा जोर देते नहीं हो। आपको मालूम है कि कुल मिला जुला के बनेगा एक फॉर्मूला, और वो भी ऐसा सुंदर सा फॉर्मूला बनेगा बस जिसको हम टीपेंगे और क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए,
सेल यूनिट रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। हम 20,000 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, अब आप बताएंगे। कंट्रीब्यूशन, अब इसका आंसर कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू, बोलिए, फिक्स कॉस्ट माइनस 20,000 प्लस 20,000, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा अमाउंट होता है, वो अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड एज कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेल यूनिट, बीपी का मतलब भी तो सेल यूनिट ही था, वो सेल यूनिट जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, वो सेल यूनिट जिसपे 20,000 का प्रॉफिट आ जाए। सेल यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000, न्यूमरेटर में ये डालिए, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर कैसे मान लें कि ये सब सही है। एग्जाम्पल नंबर 1 अपना, 10 रुपए सेलिंग प्राइस, 8 रुपए वेरिएबल कॉस्ट और कितना फिक्स कॉस्ट, 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट, ठीक है। चलिए देखिए, 10,000 रुपया फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000 रुपया डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देयर, 2 रुपया। तो ये हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना, 15,000। ये यूनिट्स आ रहा है। 15,000 यूनिट पे 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। एक फॉर्मूला मेरा ये कह रहा है, चेक करते हैं, चेकिंग आंसर। सेल 15,000 इंटू 10, 1,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, 15,000 इंटू 8, कितना, 1,20,000। ये आ गया 30,000। क्या है ये 30,000, कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट, कितना था एग्जांपल में, 10,000। ये आ गया 20,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक था। तो फिर सर इतना सारा बोलने की क्या जरूरत थी, इस सिंपल सी बात आप ये बोल देते तो क्या हम नहीं मानते। हम कभी भी आर्ग्यू किए, आपका कहना है कि सर हमने कभी भी आपको टोका, अब सीधे ये लिख देते, फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000, मतलब आपने एक फॉर्मूला सिखाया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जितना प्रॉफिट चाहिए उतना क्या करना है, ऊपर ऐड कर देना है, सिंपल। अच्छा, अब अगर लॉस चाहिए तो माइनस। फिर से सुनते हैं, अगर कंपनी ये कहती है हमें लॉस चाहिए 10,000 रुपए का, लिख के करेंगे इस बात को भी, कंपनी कह रही है हमको लॉस चाहिए 10,000 रुपए का, सेल यूनिट रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ ₹10,000। अगर कंपनी ये कह रही है हमको 10,000 रुपए का लॉस दे दीजिए, इसका मतलब है कंपनी ये कहना चाह रही है हमें कंट्रीब्यूशन कम चाहिए फिक्स कॉस्ट से, कितना, 10,000। कंपनी कहना चाहती है आई नीड अ कंट्रीब्यूशन विच इज 10,000 लोअर देन फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस 10,000, ठीक है। और जब हम फॉर्मूला बनाते हैं सेल यूनिट वाला, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमने बताया कि वहां फिक्स कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना है, हमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए। बेसिकली हम कंट्रीब्यूशन की रिकवरी तो कर रहे हैं, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस तभी आता है जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए, इसलिए वहां फिक्स कॉस्ट चिपकाया हुआ है। अब हमें कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट माइनस 10,000 चाहिए डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई तकलीफ किसी को, फॉर्मूला बनने के बाद तो कभी तकलीफ हुई नहीं है किसी को, जितनी तकलीफ है वो फॉर्मूला बनने के पहले ही है। अप्लाई करते हैं,
फिक्स कॉस्ट अपने सेम एग्जांपल को 10,000, अच्छा ये 10,000 हम गड़बड़ कर दिए, ठीक है, हाँ 0 यूनिट सेल पे 10,000 रुपए का घाटा होगा, कुछ भी नहीं बेचेंगे तो 10,000 का घाटा हो जाएगा, सीधे 10,000 फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो कुछ और कर लेते हैं, 5,000 कर लें, लॉस ऑफ 5,000, तो फिक्स कॉस्ट माइनस 5,000, ये तो समझ में आ रहा है ना, 10,000 माइनस 10,000 हो जाता तो 0 हो जाता, और 10,000 का घाटा कब होगा, जब एक भी यूनिट नहीं बेचोगे, एक भी यूनिट नहीं बेचोगे तो कोई सेल नहीं, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं, सब फिक्स कॉस्ट है 10,000 का, ठीक है। तो वो तो आंसर जस्टिफाई हो ही गया था, माइनस 5,000, 10,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 2 रुपया, 2500, चेकिंग आंसर। एग्जाम में भी आप चेकिंग आंसर करेंगे हर जगह? नहीं, मन करे तो धीरे से चेक कर लेना रफ में, ठीक है, और उसको फिर ऐसा गोच देना कि किसी को पता न चले। 2500 इंटू 10, 25,000, लेस वेरिएबल कॉस्ट 2500 इंटू 8, 20,000, 5,000 रुपए आ गया कंट्रीब्यूशन, लेस कीजिए फिक्स कॉस्ट 10,000, 5,000 रुपया ये आ गया आपको लॉस। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट को किनारे करते हैं और देखते हैं सारे फॉर्मूले हमें याद है कि नहीं। सबसे पहले पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अच्छा सेल यूनिट बदल गई है, कह रहा है फिर से निकालो पीवी रेशियो, सेम आएगा, सेल यूनिट से बदलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा सेलिंग प्राइस उसने बदल दिया, बढ़ा दिए, क्या लगता है पीवी रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सब पता है हमको। नेक्स्ट आ जाइए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालनी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर आपको ब्रेक इवन सेल निकालना है, वैल्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ठीक है। आपको इतनी सेल करनी है ताकि 0 प्रॉफिट हो जाए, बताइए फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, अगर रुपी में चाहिए और यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन का ही फॉर्मूला लगाना है। आपको इतनी सेल करनी है ताकि आप 15,000 रुपए कमा लें, फिक्स कॉस्ट प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो यूनिट आएगा, और यही अगर डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से तो रुपी वैल्यू आ जाएगा। तो आगे बस अब थोड़ा सा और बढ़ना है हमको, यही सेल यूनिट की जगह हमको क्या सीखना है, अगर हमें सेल वैल्यू चाहिए तो, ठीक है। लिखिए डिजायर्ड सेल वैल्यू फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, या फिर सिर्फ सेल वैल्यू फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। फॉर्मूला होगा इसका, सेल वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक माइनस लॉस। प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, लॉस है तो घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। भरोसा है या ये भी चेक करके दिखाएं? चेक कर ही दें। चलिए देखिए, सेल वैल्यू सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं। सेल वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना था मेरे में 10,000, और ये लास्ट वाला ही कर लो, 5,000 का घाटा, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। या हेडिंग दे दो डिजायर्ड लॉस, डिजायर्ड लॉस कितना, ₹5,000। सेल वैल्यू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस 5,000, पीवी रेशियो कितना था 20%, बोलिए 25,000, ये देखिए आ गया
ठीक है, चलिए अगर ठीक है तो इतना फॉर्मूला हम लगा के बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, Question number 1, you are given the following particulars, calculate break even point। दूसरा है सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। सेल बताइए 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहां प्रॉफिट अर्न करना है, यहां पे तो दोनों चीजें चलेगी। एक तो हमने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवी रेशियो प्रॉफिट। और आप क्या कीजिए, ब्रेक इवन सेल पहले पार्ट में निकालोगे ही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल उसमें ऐड कर दो तो क्या बन गया, टोटल सेल। और या तो फिर एक दूसरा फॉर्मूला जहां पे हमने सेल इज इक्वल टू क्या सिखाया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपी पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस 30 रुपी पर यूनिट है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताइए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 30 माइनस 15 इज इक्वल टू रुपी 15। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तब यूज करते हैं जब यूनिट में निकालना हो, और अगर यही रुपी वैल्यू में निकालना हो तो रुपी वैल्यू में तो पीवीआर चाहिए आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पीवीआर भी निकाल लेते हैं। पीवीआर इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला लगा दो 15, तो एक यूनिट का नीचे सेल डाल दो, कितना 30, पीवीआर कितना 50%। बस पीवी रेशियो निकालते समय आपको इतना याद रखना है कि ऊपर जितनी यूनिट का कंट्रीब्यूशन हो, नीचे उतनी यूनिट का ही क्या हो, सेल। एक यूनिट का ऊपर कंट्रीब्यूशन डाल दो, एक यूनिट का सेल डाल दो। 50% पीवी रेशियो है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज दिया है क्वेश्चन में, यस 1,50,000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15। कितना आ रहा है, 10,000 यूनिट्स। और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 30 रुपीज है। पता है 30 इंटू 10,000 करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख रुपीज। चेक करते हैं 3 लाख भी आ रहा है कि नहीं। ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। देखिए यहां इस क्वेश्चन में दोनों पॉसिबल था, इसलिए हमने दोनों निकाल दिया। ठीक है, और आप भी ऐसा ही करिएगा। अगर आपको लगे कि दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों कैलकुलेट कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000 एंड पीवी रेशियो इज 50%। कितना आ गया रुपी, 3 लाख। इससे हमने खुद भी चेक कर लिया कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 10,000 यूनिट इंटू 30 रुपीज करेंगे तो 3 लाख आएगा। ठीक है, सेल चाहिए ताकि 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाए। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवी रेशियो 50% इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना चाहिए, 20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितनी, 40,000। क्या लिखे, कितनी सेल पे हमको मिल जाएगा 20,000 का प्रॉफिट, कितनी सेल पे मिलेगा, 40,000, 3,40,000। ठीक है, 3 लाख पे तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और फिर 40,000 और होगी तो 20,000 रुपए का उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ
रुपी 20,000 इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 40,000 इज इक्वल टू रुपी 3,40,000। अच्छा, इसको अल्टरनेट तरीके से कर सकते हैं आप? हाँ, करके दिखाइए। चलिए करिए, लिखिए इसी में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। करिए। कितने लोग कर लिए? ठीक है, और जल्दी जल्दी करिए। देखिए, हम बोलेंगे सेल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में है 1,50,000, प्रॉफिट रिक्वायर्ड 20,000, पीवी रेशियो 50%, ये आ गया 3,40,000। ठीक है, एक्चुअली है क्या, हम आपको बताएं। देखिए, जहां पे प्रॉफिट की बात है वहां तो ये भी अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट वाली बात ना हो, लॉस वाली बात हो, तब तो ये अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, वहां पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ये वाला ही। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, if the fixed cost are rupee 4,000, variable cost 32,000 and break even point rupee 20,000। ध्यान दीजिएगा, rupee 20,000 है, यूनिट नहीं है। फाइंड पीवी रेशियो, सेल, नेट प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बेसिकली देखिए, प्रॉफिट तो तब निकलता है जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इनफैक्ट आपका पहले हो जाएगा, थर्ड पार्ट बाद में होगा। ठीक है, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकालोगे, तब तो उसमें पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करोगे और क्या निकालोगे? प्रॉफिट। तो पहले फोकस कीजिए पीवी रेशियो, देन निकालिए सेल, देन निकालिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फिर निकालिएगा थर्ड पार्ट दैट इज प्रॉफिट। चलिए देखिए हम कैसे आप निकाल रहे हो। फर्स्ट पार्ट पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? सोचना है, जितने फॉर्मूले सीखे हो ना उसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला बैठेगा। बोलो। हाँ, देखिए हम लोग फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं ब्रेक इवन सेल का ही। ब्रेक इवन सेल जो होती है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होती है। ब्रेक इवन सेल है, फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो निकल जाएगा।
यहां पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं थी पीवी रेशियो के लिए, ब्रेक इवन सेल से बना लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट जो रुपी में दिया हुआ है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी है 20,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 4,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर। बताइए पीवीआर कितना? हाँ, हाउ मच? 20%। सेकेंड पार्ट है सेल। सेल कैसे निकलेगा? देखिए, इफ पीवी रेशियो इज इक्वल टू 20%। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। सेल का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है? देखिए जरा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये आता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पीवी रेशियो 20% का मतलब ये होता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 20% है किसका? सेल का। अगर ये कंट्रीब्यूशन 20% सेल का है तो ये वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंट होगा? 80%। आ रही बात समझ में? अगर हम ये कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज 20%, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज 80%, ठीक है। पीवीआर इज 20%, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 80% इंटू सेल। वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 32,000 इज इक्वल टू 80% इंटू सेल। सेल कितना? हाँ, 40,000। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कीजिए। इफ कंट्रीब्यूशन इज 35%, वेरिएबल कॉस्ट इज 65% ऑफ सेल, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आ जाइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन बताता है हमको? $20,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना थोड़ी ना है। टोटल सेल 40,000 रुपया है, ब्रेक इवन 20,000 रुपया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 20,000, ठीक है। ब्रेक इवन से जितना ज्यादा आप सेल करते हो उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। टोटल सेल ये निकाल ही चुके हो 40,000, ब्रेक इवन सेल 20,000 क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। यू गेट द आंसर ऑफ ₹20,000। Now the third part. नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल? 20,000, पीवी रेशियो 20% इज प्रॉफिट। दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? ₹4,000। ठीक है, विल स्टॉप हियर।